जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होने के बाद शिवसेना के एक सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे ने अचानक ही गायब हो जाते हैं और उनका जो फोन था दोस्तों वो भी अनरीचेबल आता है। The number you are trying to call is currently not reachable. जब उनको ढूंढा गया दोस्तों तब ये पता चला कि बस वो नहीं, उनके साथ साथ और 11 एमएलए भी क्या है Currently not reachable. Please try again later. कुछ ही घंटों के बाद दोस्तों एकनाथ शिंदे के साथ और 11 एमएलए बीजेपी रन स्टेट गुजरात के सूरत में सबको दिखाई दिए। दोस्तों आखिर में उन लोग गुजरात में कर क्या रहे हैं? महाराष्ट्र से गुजरात जाके वो भी बीजेपी वालों के साथ बैठने का एक्चुअली रीजन क्या है? आखिर शिवसेना पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया दोस्तों कि इन लोग महाराष्ट्र से गुजरात जाके बीजेपी वालों को कंप्लेन कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे और जो 11 एमएलए थे दोस्तों उन लोग गुजरात जाके जो शिवसेना के बारे में बीजेपी को उन लोग बता रहे थे। 11 एमएलए और एकनाथ शिंदे के बारे में जब उद्धव ठाकरे को पता चला दोस्तों वो तुरंत ही अपनी मीटिंग बुलाई, अपने पार्टी के सब कार्यकर्ता को बुला के मीटिंग करने का फैसला किए। लेकिन दोस्तों जब वो मीटिंग बुलाए तब वो ये देखे कि अपनी ही पार्टी से भी 10 से 12 एमएलए गुजरात जाके वही मीटिंग में बैठे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तब उन्हें ये पता चला कि दोस्तों मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। ये सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया कि महाराष्ट्र में जो रूलिंग गवर्नमेंट था उसको क्या ही प्रॉब्लम हो गया है कि वो अपनी ही पार्टी के बारे में दूसरों को जाके कंप्लेन कर रहा है। ये सब समझने के लिए दोस्तों आपको पूरा इसका बैकग्राउंड समझना होगा कि शिवसेना पार्टी क्या है और जो ये बाकी लोग जो हो गए इन लोग कौन है, ये सब हो क्या रहा है। तो इसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग जाते हैं पास्ट में और पूरा इतिहास को समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1966 की श्री बाला साहेब ठाकरे जी की। उस टाइम क्या हुआ था कि दोस्तों शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उस टाइम पहली बार वो फॉर्मलाइज हुई थी। 1966 में दोस्तों श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने मराठी यूथ को कैसे मराठी लोग उसका अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिए वो उस टाइम देखे थे। उनको ये रियलाइज हुआ था कि दोस्तों मराठी लोग को गाइडेंस की सख्त आवश्यक है। बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या किया दोस्तों, उसी पर्पज को लेके जो मराठी लोग को गाइडेंस देने के लिए 1966 में क्या किए, शिवसेना पार्टी को शुरुआत किए। शुरुआत में दोस्तों शिवसेना पार्टी का मोटो यही था कि जो मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्हीं लोग के हित में खड़े रहना और उन्हीं लोग के डेवलपमेंट के लिए काम करना। लेकिन लेट 1970 तक दोस्तों शिवसेना ने जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला जो सामने में आया था उस टाइम ऐसा डिसीजन लोगों को दिखाया था और ऐसा काम किया था कि लोगों को ये पता चला कि शिवसेना बस मराठी लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए नहीं है, तो हिंदुत्व को बचाने के लिए भी ये कुछ कर रहा है। इनफैक्ट उस सिचुएशन के दौरान दोस्तों क्या हुआ था कि जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामला सामने आए थे हर कोई उसके बारे में अपना ओपिनियन देने के लिए डर रहे थे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा था। लेकिन उस टाइम दोस्तों बाला साहेब ठाकरे क्या किए, वो डर के पीछे नहीं हटे, वो हिंदुत्ववाद के बारे में बताने लगे दोस्तों और ये मामला को वो दुनिया के सामने सबको बताए। धीरे धीरे ऐसा देखने को मिला दोस्तों कि बाला साहेब ठाकरे जी ने हिंदू लोगों को भी मराठी लोगों के साथ मिलाकर शिवसेना पार्टी को बढ़ाते लगे। इनफैक्ट उस टाइम के दौरान क्या हुआ था कि दोस्तों उनका एक स्टेटमेंट में काफी पॉपुलर हुआ था जो कि है गर्व से बोलो हम हिंदू है। शिवसेना के अनुसार देखें तो दोस्तों उस टाइम तक जो शिवसेना का जो पार्टी था वो इलेक्शन में आए ही नहीं थे, उन लोग कहीं इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे, बस एक उन लोग का टीम था जो कि लोगों के हित में काम कर रहा था, देश के हित में काम कर रहा था। शिवसेना के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों अब तक उनका जो पार्टी है वो प्रॉपर पार्टी बनी नहीं थी कि वो इलेक्शन लड़े। उन लोग जो थे दोस्तों एक ग्रुप बनाकर उन लोग मराठी लोगों के बारे में लड़ रहे थे, उसके बाद हिंदुत्व के बारे में उन लोग लड़ने लगे। उन लोग इलेक्शन में कदम नहीं रखे थे, बस लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद दोस्तों जब लोगों को ये देखने को मिला कि बीजेपी का एक नेता प्रमोद महाजन ने वो भी हिंदुत्व के बारे में लड़ रहे हैं और हिंदुत्व के बारे में बता रहे हैं, तब लोगों को ये पता चला कि दोस्तों जो शिवसेना है और जो बीजेपी है उन लोग का आइडियोलॉजी भी थोड़ा सेम है। दोस्तों महाराष्ट्र ने शिवसेना ने उस टाइम काफी पॉपुलर हुआ था, लोग काफी उसको पसंद करने लगे थे और बीजेपी को वहां पे रूल करना था। शिवसेना को ये पता था कि दोस्तों उन लोग इलेक्शन में आएंगे तो तुरंत जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि बीजेपी को पता था कि शिवसेना के साथ अगर मिल जाए तो उन लोग का एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकता है। जब बीजेपी ने शिवसेना को ये बात बताया तो शिवसेना ने पीछे नहीं हटा और बीजेपी के साथ मिलकर दोस्तों शिवसेना ने एक यूथ अलायंस बनाए। उन लोग का एक नया टीम बना यूथ अलायंस करके, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ने लगा। कुछ ही साल के बाद ही दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने 1995 में महाराष्ट्र में आखिर में सरकार ही बना ली।
इलेक्शन तो जीत गए दोस्तों, लेकिन सीएम कौन बनेगा? क्योंकि उनका जो टीम था वो शिवसेना का और बीजेपी का मिला हुआ था। तो उस टाइम पहली बार क्या हुआ दोस्तों, वो जो सीएम जो थे वो मनोहर जोशी थे। लेकिन जो इक्का चल रहा था दोस्तों, जैसे बात चल रहा था उस टाइम, बस किसका? बाला साहेब ठाकरे जी का। अब शिवसेना और बीजेपी का दोस्तों ये जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में 30 साल तक आराम से चला। लेकिन 30 साल के बाद दोस्तों ये रिश्ते में खराबी आने लगी। 2014 से दोस्तों देवेंद्र फडणवीस का 2019 तक उन लोग का कार्यकाल था। साल 2014 से 2019 का दोस्तों जो कार्यकाल था वो देवेंद्र फडणवीस का वो खत्म हो गया और आखिरकार 2019 का इलेक्शन आ ही गया। लास्ट 30 साल जो था दोस्तों महाराष्ट्र में जो रूलिंग कर रहे थे शिवसेना और बीजेपी ने, मैं आप लोग को बताया कि उन दोनों में खराबी आ गया था। तो 2019 के इलेक्शन के बाद दोस्तों उन लोग में ये बात हुआ कि जो आगे अगर जीतेंगे उन लोग, आगे अगर उन लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो पावर होगा दोस्तों शिवसेना और जो बीजेपी में, वो दोनों के जो पावर है दोस्तों वो सेम रहेगा। ये बात उन लोग अपने में पहले से ही डिसीजन ले लिए, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ सीएम भी दोस्तों। और वहाँ पे ये भी बताया कि दोस्तों जो सीएम की जो पावर रहेगा वो भी दोनों पार्टी में इक्वल डिवाइड होकर रहेगा। देखिए शिवसेना की अगर जो हेड है दोस्तों और बीजेपी के जो हेड है महाराष्ट्र में, दोनों का सीएम के पोजीशन में दोनों रहेंगे, इक्वल पावर होगा सीएम का भी। अब डिस्कशन तो हो गया था दोस्तों। तो 24 अक्टूबर 2019 में इलेक्शन का रिजल्ट आया और जो यूपी गवर्नमेंट था बीजेपी और जो शिवसेना का, वो 161 सीट से दोस्तों विनर घोषित हुआ। लेकिन दोस्तों जिस इक्वल पावर और जो सीएम पद का जो एग्रीमेंट पहले से हुआ था, इलेक्शन जीतने के बाद दोनों पार्टी में वो एग्रीमेंट फिर से नहीं हो पाया और उसी वजह से 3 नवंबर 2019 को शिवसेना और जो बीजेपी का जो पार्टी था यूथ एलियंस, वो दोनों अलग अलग हो गए। उस टाइम दोस्तों महाराष्ट्र की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा था कि ना बीजेपी के पास मेजोरिटी था, ना शिवसेना के पास मेजोरिटी था और दो पार्टी भी दोस्तों वहां पे लड़ रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और नेशनल कांग्रेस पार्टी दोस्तों NCP। चारों पार्टी दोस्तों महाराष्ट्र में उस टाइम थे, ना किसी का भी वहां पे मेजोरिटी नहीं था। लेकिन जब बीजेपी और दोस्तों शिवसेना अलग अलग हो गए, उस टाइम क्या किया कि शिवसेना ने दोस्तों जाके जो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उन दोनों के साथ मिल गया और एक नया पार्टी उन लोग ने फॉर्म किए। दोस्तों ये काफी अननेचुरल और वियर्ड था क्योंकि ये जो दोनों पार्टी थी दोस्तों ये बहुत ही पहले से ही राइवल पार्टी हुआ करती थी। और दोस्तों ये जो दोनों पार्टी है INC और NCP, इन दोनों का आइडियोलॉजी दोस्तों शिवसेना के साथ इतना भी मैच नहीं करता था। ये दो पार्टी जो है दोस्तों इन लोग लेफ्ट लीनिंग पार्टी थे और शिवसेना जो था दोस्तों वो राइट लीनिंग पार्टी था। और दोस्तों फाइनली ये जो तीन पार्टी है शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का जो गठबंधन को दोस्तों एक नाम दिया गया जो कि है माया विकास अवधि MVA। और इस गठबंधन में दोस्तों 154 सीट के मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई और सेना ने दोस्तों उस टाइम क्या किया, जो सीएम की पोस्ट को उद्धव ठाकरे जी को सौंप दिया। तीनों पार्टी के गठबंधन के साथ दोस्तों जब इन लोग ने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाए तब सभी लोग खुश थे। लेकिन दोस्तों शिवसेना को छोड़ के बाकी जो दो पार्टी थे वहाँ के कुछ MLA खुश नहीं थे। INC और NCP के MLA ये सोचते थे कि दोस्तों शिवसेना ने अपने साथ मिलकर ही वो गवर्नमेंट बना पाई और अभी अपने ही कर्तव्य को वो भूल गया है। दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे कि INC और NCP के जो MLA लोग हैं उन लोग को शिवसेना पार्टी के लोग ने बहुत ही इग्नोर किए थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों कोलिएशन मीटिंग और अलायंस के दूसरे दिन के बाद ही ये मीटिंग रखा जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जो समाजवादी पार्टी है वहीं के जो लेजिस्लेटर है अबू आदमी, उनको वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों वो अपना उद्धव ठाकरे जी के पास ही बैठते हैं और उद्धव ठाकरे जी उनका हर बातों पे हाँ बस करते जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दोस्तों जो अबू आदमी थे दोस्तों वो पहले जो बाला साहेब ठाकरे जी थे उनका पूरा अगेंस्ट में ही वो खड़े हुए रहते थे। फिर दूसरा इवेंट होता है दोस्तों कॉन्फ्रेंस विद anti-CAA मुस्लिम लीडर्स और यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जनवरी 2020 में उद्धव ठाकरे जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एक मीटिंग बुलाई जहाँ पे उन लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो NRC है और CA है उसके बारे में उन लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। और मीटिंग में दोस्तों उन्हीं लोग को बुलाया गया जिन लोग इसका अपोज कर रहे थे, जो मुस्लिम लीडर थे दोस्तों उन लोग को ही उस मीटिंग में बुलाया गया। और इस कॉन्फ्रेंस दोस्तों इसीलिए रखा गया था कि जो लीडर है उन लोग ये चाहते थे कि गवर्नमेंट इस CAA और NRC को अपोज करे। इनफैक्ट दोस्तों इस मीटिंग में जो रजक एकेडमी के जो फाउंडर है आला सईद नूरी, उनको भी वहाँ पे बुलाया गया था।
और रजक अकेडमी वही अकेडमी है दोस्तों जिन लोग ने महाराष्ट्र में कई दंगे किए हैं, कई वायलेंट किए हैं, ये सब चीज को लेके। लेकिन बेसिकली बहुत ऐसा हुआ कि दोस्तों जो उद्धव ठाकरे जी थे वो अपनी सीएम की कुर्सी के लिए दोस्तों अपना आइडियोलॉजी को ही भूल जाते थे। उन्हें दोस्तों बेसिकली बस अपनी शिवसेना को देखे और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी था दोस्तों उन लोगों को बस इग्नोर ही करते गए। कई एमएलए का कॉन्टैक्ट दोस्तों धीरे धीरे उद्धव ठाकरे जी से छूटते ही गया। दूसरा जो पार्टी थे दोस्तों वहीं का जो कोई भी एमएलए उनको अगर मिलने आता था तो मैं मीटिंग में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ करके बहुत ही एक्सक्यूज देने लगे थे। एकनाथ शिंदे जो थे दोस्तों वो भी ऐसे एक एमएलए थे जो कि उद्धव ठाकरे जी को रोज मिलने आते थे और उद्धव ठाकरे जी रोज भगा देते थे। फिर एकनाथ शिंदे क्या किए दोस्तों, धीरे धीरे एमएलए लोग को इकट्ठा करने लगे जिन लोग शिवसेना से दूर हो गए थे। धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, सब एमएलए एकनाथ शिंदे की तरफ आने लगे क्योंकि उस तरफ शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी को भूल ही गई थी सीएम कुर्सी के लिए। लेकिन आप लोग को ये पता होगा कि दोस्तों कोई भी जगह मेजोरिटी आता है तभी गवर्नमेंट फॉर्म होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे के बाद दोस्तों उतना एमएलए नहीं आए थे जो कि वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। अपनी संविधान में दोस्तों और एक चीज भी है कि कोई पार्टी से एमएलए लोग एक एक करके भागने लगते हैं तब उन लोग के ऊपर दोस्तों स्टे लग जाता है। लेकिन एक चीज भी और वहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्तों अगर मेजोरिटी बहुत है कि एक ही साथ बहुत सारा एमएलए अगर भाग आते हैं तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पर्पज होगा तो वहाँ पे दोस्तों स्टे नहीं लग सकता है। तो एकनाथ शिंदे ने क्या किया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जब एक एक करके आने लगे थे तो वहाँ पे एक स्टेप बताया कि ये जो एमएलए आ रहे हैं उनके ऊपर स्टे मत लगाइए क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों मेजोरिटी आने वाला था। एक एक करके जब दोस्तों सब एमएलए इनके तरफ आ रहे थे तब उद्धव ठाकरे जी ने अपने सीएम पद से वो रिजाइन कर दिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी राज्य में अगर सीएम नहीं है, सीएम कुर्सी खाली है तो सब जिम्मेदारी चला जाता है गवर्नर के पास। तो गवर्नर दोस्तों उस टाइम क्या किए कि महाराष्ट्र की सिचुएशन देख के दोस्तों उस टाइम मेजोरिटी जिसका था, मतलब एकनाथ शिंदे के पास उस टाइम बहुत सारे एमएलए उनके ही पास थे, मेजोरिटी उनका ही थे। तो एकनाथ शिंदे को दोस्तों गवर्नर ही जाके मिलके अपनी सरकार बनाने के लिए वो वहाँ पे बोले थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने भारी मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट बनाई। और यहाँ पे आप लोग को क्या पता चलता है दोस्तों, एक है उद्धव ठाकरे और एक एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है दोस्तों वो बाला साहेब ठाकरे का कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे का जो कार्य प्रणाली है, जो सब चीजों करते आ रहे हैं उसी को अपना के दोस्तों वही रूट को अपना के ये चल रहे हैं। लेकिन जो उद्धव ठाकरे है दोस्तों वो बाला साहेब ठाकरे की खून की रिश्ते हैं, लेकिन दोस्तों वो उद्धव ठाकरे की जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी आइडियोलॉजी है उसके साथ ये जा नहीं पा रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों महाराष्ट्र में कोई भी ब्लड रिलेशन काम नहीं आया। जो आइडियोलॉजी को लेके जो काम करते आ रहे थे, जो आइडियोलॉजी को लेके जनता के हित के लिए काम कर रहे थे, वो ही फाइनली वहाँ के सीएम बने, वो ही फाइनली वहाँ का गवर्नमेंट बने। आज के वीडियो को मैं यही रखता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।